अच्छा बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? आप लोग जो बेटा ऑनलाइन बैठे हुए हो, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? ओके, ओपन एंडेड क्लासेस लास्ट हमने डिस्कस किया था, ऐसा ही है ना सर? अभी सर जब जिस तरह बताया था मिड पॉइंट का, अगर हम उसी तरह जब सर कैलकुलेटर में जब लगाते वैल्यू कुछ और आता है, जब हम खुद करते तो वैल्यू सही आती है, सर क्यों डिफरेंस है? मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है बेटा। जब आप कैलकुलेटर में लिखते हो ना, यस सर। तो आप पता है क्या करते हो? मिसाल के तौर पर आपको लिखना है, आपको 110 और 120 का मिड पॉइंट चाहिए। यस आप लिखते हो 110 प्लस 120, फिर यहाँ लिखते हो डिवाइड बाय 2, ऐसे लिखते हो और फिर इक्वल प्रेस कर देते हो। तो आपका जो कैलकुलेटर है ना, वो डी मैथ्स रूल पे चलता है। वो पहले इसको डिवाइड करता है, फिर इसको ऐड करता है, ठीक है? इसलिए आपका आंसर डिफरेंट आ रहा होता है कैलकुलेटर से। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाएं। अच्छा चलें, 110 लिखें प्लस 120 लिखें, फिर इक्वल प्रेस कर दें। यस सर। फिर जो आंसर आए ना, फिर डिवाइडेड बाय 2 करें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहले 110 प्लस 120 इक्वल प्रेस कर दें, फिर जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 2 करें। जब आप ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ लिखते हैं ना, तो क्या करता है, पहले वो डिवाइड करता है फिर ऐड करता है, इसलिए आपका आंसर डिफरेंट आता है। ठीक हो गया? वो आगे जाके फिर मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी सिखा दूंगा। कैलकुलेटर आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है बेटा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लें। सर कौन सा वाला लाओगे, वो भी लिखते हैं, आप बता दें। आपने लेना है बेटा FX991 ES प्लस, सर साइंटिफिक को या वैसे सिंपल? यानी साइंटिफिक बेटा। साइंटिफिक में भी ये वाला, ये मॉडल नंबर लिख लें अपने पास। ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, जब आप ये कैलकुलेटर लेने जाओगे बेटा, तो ये ओरिजिनल कैलकुलेटर जब आप पूछोगे तो मेरे ख्याल कोई 5 से 6 हज़ार रुपये तक का है, ये इतना है। अच्छा, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लें। लेकिन आपको लगता है कि ये आपके लिए महंगा है, तो फिर इसकी एक ऑप्शन ये है बेटा कि आप उसे दुकानदार से कहेंगे कि बेटा कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखा दो कैसी हो, ठीक है? इस मॉडल को सामने रख लेना और फिर उसे कहना कि मुझे कोई और कंपनी का दिखा दो, किसी भी कंपनी का दिखा दो। चाइनीज़ कंपनीज बहुत आई हुई हैं, बेतहाशा कंपनीज हैं, किसी भी कंपनी का लेके इसके साथ मैच कर लेना। यानी जो चीज़ आपको इस कैलकुलेटर में मिले, वो चीज़ आपको किसी और कैलकुलेटर में मिल जाए, वो ले लेना, और वो अगर इससे सस्ता हो तो सर इसी में सेम एक कॉपी आती है 1200 है। ठीक है, वो भी ले लें। ये बात समझें आप लोग? तो अगर आप ये वाला ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है महंगा है, अफोर्ड नहीं करते, तो आप कोई और ले लें, लेकिन कीज़ मैच कर जानी चाहिए। और ये मिलती हैं बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। ठीक होगी बात? चलो ओके जी, लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था ओपन एंडेड क्लासेस को, और अब हम देखने जा रहे हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से अबव या किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बिलो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जानने का हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डाटा है, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिखूं तो ये थी 2, 4, 7, 10, 16, 8 और 3, यही लिखी थी हमने। ओके, और इसका टोटल था बेटा 50।
तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि लेस देन 40 नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेस देन 40 नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे देखो बेटा यहाँ से 40 स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 40 से बिलो हैं। आप इन सबको ऐड कर लेंगे, आप कहेंगे 7 + 4 + 2 = 13। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताएं कि मोर देन 39 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आप कहेंगे ये 39 है, ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब की सब 39 से अबव है। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे। कैसे? 10 + 16 + 8 + 3, चेक करें 37 आंसर आता है। 37 आंसर आता है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब ये आपने आंसर तो कर लिया, लेकिन ये आंसर करने के लिए आपको पहले कुछ काम करना पड़ा, यानी कुछ अरिथमेटिक अप्लाई करना पड़ा, कुछ चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो इस किस्म के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर कर देती हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी टाइप्स की होती हैं बेटा? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक कहलाती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कहलाती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कितनी तरह की होती हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस? 2 तरह की। एक कहलाती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी कहलाती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे ले सकते हैं? देखें, ये हमारे पास डाटा है। ये कौन सा डाटा उठाया मैंने? वही डाटा जो ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। इसी डाटा को लिया गया। ठीक। इस डाटा को लेकर ये देखें बेटा, ये थी हमारे पास क्लास लिमिट्स, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमने बना ली हैं क्लास बाउंड्रीज। यानी क्लास लिमिट्स को हमने क्या कर लिया है? क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्लास बाउंड्रीज। एक बात। उसके बाद पहले हम बनाने जा रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सी क्लासेस को यूज़ करते हैं? अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं। ठीक है। कैसे लिखेंगे? ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा बेटा लेस देन, और पहली अपर क्लास बाउंड्री कितनी है बेटा? यहाँ लिख लूँगा 19.5। फिर मैं लिखूँगा बेटा लेस देन, दूसरी अपर क्लास बाउंड्री है 29.5। फिर लेस देन 39.5, लेस देन 49.5, लेस देन 59.5, लेस देन 69.5, लेस देन 79.5। ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाई थी, याद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एज इट इज़। फिर इस 2 में हम किसको ऐड करेंगे? तो 2 + 4 क्या हो जाएगा? और अब 6 में किसको ऐड करेंगे? तो ये 13। फिर 13 + 10 23, 23 + 16 39, + 8 47, + 3 50। ये बन गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर मैं अपने उस क्वेश्चन को रिपीट करूं कि भाई लेस देन 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो आप कहेंगे 13। अब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको। ठीक हो गया। देखो, मैंने आपसे पहले पूछा था ना कि ऊपर मैंने आपसे क्या पूछा था, यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा था लेस देन 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपने 13 आंसर दिया था।
कैसे दिया था, 7 + 4 + 2, तीनों को ऐड किया था डिवाइड बाय, और तीनों को ऐड किया था तो आपको 13 मिला था। यहाँ पर चेक करें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 13। ठीक है। अच्छा, मोर देन के लिए क्या करेंगे, एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ज़रा क्लास में था। खैरियत? ठीक है, मैं करता हूँ थोड़ी। ओके। अच्छा, दूसरे केस में हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज। क्या यूज़ करते हैं बेटा? अच्छा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 9.5 और मोर। 9.5, फिर है बेटा 19.5 और मोर, 29.5 और मोर, 39.5 और मोर, 49.5, 59.5 और मोर, एंड 69.5 और मोर। अच्छा, अब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेकिन अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे? सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, और वो इस केस में है 50। अब इस 50 में से मैं इस फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर लूंगा, यानी 50 - 2 = 48। और फिर इस 48 में से मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा, वो कितनी है, 4, तो ये आ जाएगा बेटा 44। फिर इस 44 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7, तो ये आ जाएगा बेटा 37। फिर इस 37 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 10 को माइनस करूंगा तो ये आएगा 27। 27 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 16 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11। 11 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। यानी यहाँ पर जो फाइनल आंसर है और यहाँ पर जो फाइनल वाली वैल्यू है ये दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है मैंने सही सब्ट्रैक्ट किया है, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे आंसर पूछा था कि भाई 39 से अबव पूछा था ना, मोर देन 39 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 37 था। यहाँ देखिए 39.5 और मोर, मेरा आंसर है 37। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं अपर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करूँगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाऊँगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर और उसमें प्लस करता जाऊँगा। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करूँगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनाऊँगा, सबसे पहले लिखूँगा टोटल, उस टोटल में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूँगा, फिर अपने आंसर में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूँगा, फिर अपने आंसर में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूँगा और इस तरह से यहाँ पे इनको लिखता जाऊँगा। ये अब आप एक काम कीजिए कि जो टेबल हमने कल बनाया था उस टेबल में से इतनी वैल्यू, ये दो कॉलम नोट करें और ये चीज़ें एक दफ़ा अपने हाथ से बना लें। चलो शाबाश, जल्दी के साथ बेटा। क्वांटिटेटिव डाटा में और फिर क्वांटिटेटिव डाटा को लेकर हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस देखा और फिर हमने डाटा को प्रेजेंट करने की बात की ना। तो डाटा की जब प्रेजेंटेशन की बात आई तो वहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी थी टोटल, टेक्सचुअल, टेबुलर और फिर ग्राफिकल। तो टेक्सचुअल हम यूज़ करते थे किसके लिए,
क्वालिटेटिव डाटा के लिए, क्वालिटेटिव डाटा के लिए और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम टेबुलर और ग्राफिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो गई। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, फिर कंटिन्यूस वेरिएबल, और फिर हमने ओपन एंडेड क्लासेस भी देखी, और फिर हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखी। और अब इसके बाद जो है ना हमारा पार्ट स्टार्ट होता है डायग्राम्स का या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, स्टैक्ड या पाई चार्ट, ये सब कहलाते हैं वन डायमेंशनल डायग्राम्स। इनको हम वन डायमेंशनल डायग्राम क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए कि जब हम बार चार्ट बना रहे हों या पाई चार्ट बना रहे हों तो उसमें एक एक्सिस पर स्केल होता है, दूसरे एक्सिस पर लेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल बार चार्ट की। ये देखें बेटा, सिंपल बार चार्ट जब हम बनाने जा रहे हैं, कहता है अ सिंपल बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। सिंपल बार चार्ट हम कब बनाते हैं? जब हम किसी एक वेरिएबल के ऊपर डाटा को प्रेजेंट करके दिखाना चाहते हैं। इन अ सिंपल बार चार्ट बार्स हैव इक्वल विड्थ। वो जो हम बार चार्ट बनाते हैं उसमें जितने भी हमने बार्स बनाए हैं उन सब की विड्थ क्या होती है? सेम, लेकिन उनकी जो हाइट है वो डिफरेंट होगी। ऐसा हम क्यों करते हैं उसकी मैं वजह बताता हूँ। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट और लेंथ ऑफ द बार। यानी जिस क्वांटिटी को हम वहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं वो किससे शो होती है? उस बार की हाइट से, विड्थ से नहीं। तो विड्थ का उसमें कोई काम नहीं है। ये देखें, ये हमारे सामने एक डाटा है। कहता है ड्रॉ अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बैंक फॉर। हम एक बैंक के प्रॉफिट को, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को दिखाना चाहते हैं ग्राफिकल वे में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसको हमने दिखाना है। ये देखो, ये आपके सामने एक सिंपल बार चार्ट बनकर आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें आप नोटिस करें। सबसे पहली चीज़, जितने भी बार बने हुए हैं इन सब की विड्थ सेम है, इन सब की हाइट डिफरेंट है। विड्थ किसी चीज़ को शो नहीं कर रही, हाइट जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। मिसाल के तौर पे पहली वैल्यू है 10, दूसरी है 12, 18, 25 एंड 42। तो हाइट इसको शो कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें बेटा, एक बार से लेके दूसरे बार तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको कांस्टेंट मिल रहा है। अच्छा, अब कितना रखना चाहिए? जितना आपका दिल चाहे, लेकिन जो पहले 2 के दरमियान होगा वही अगले 2 और फिर उसके बाद वाले 2 के दरमियान भी होगा। कितना रखना चाहिए? इतना रखना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे बस। बाकी कोई 5 सेंटीमीटर रखे, कोई 10 सेंटीमीटर रखे, कोई 15 सेंटीमीटर रखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये है आपके पास y एक्सिस और ये है आपके पास x एक्सिस। x एक्सिस पर अगर आप चेक करें तो आपके पास सिर्फ लेबल्स हैं। y एक्सिस के ऊपर आपको स्केल भी मिल रहा है। स्केल का मतलब तो समझते हैं? स्केल ये होता है कि जब हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी है, उसको जब हमने ग्राफ पेपर पे दिखाना हो तो उसको दिखाने के लिए हम स्केल्स यूज़ करते हैं। जैसे स्मॉल क्या होता है, वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, हम कहते हैं एक स्मॉल बॉक्स जो है वो इतने यूनिट्स के इक्वल है। तो उससे होता है कि हम एक बड़ी फिगर को स्केल आउट करके वहाँ पे दिखा लेते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। तो एक्स एक्सिस पर हमने स्केल नहीं किया हुआ, यहाँ पे जस्ट लेबल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ये नहीं कहते तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1989 नहीं है। ये बेसिकली क्या है? ये 1989 ईयर 1989 का डाटा है, ईयर 1990 का डाटा है, 1991 का डाटा है। तो जस्ट लेबल्स हैं।
तो ये इसलिए हम इनको कहते हैं ये वन डायमेंशनल डायग्राम्स है। एक एक्सिस पर लेबल्स होते हैं, दूसरे एक्सिस पर आपको क्या मिलेगा, स्केल मिलेगा। ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी को दिखा देगा। 2-3 मोटी मोटी बातें इसके बारे में, ये हमने बनानी नहीं है पेपर में, बार चार्ट्स वगैरह या जितने भी ग्राफिकल चीज़ें ये हमने बनानी नहीं होती। तो भाई फिर यहाँ पे इसको बारे में क्या याद रखें, सिंपल बार चार्ट वन डायमेंशनल डायग्राम है, पहली बात। सिंपल बार चार्ट को हम वर्टिकली भी बना सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली भी बनाया जा सकता है। जैसे ये बना हुआ है, ये वर्टिकल है, तो अगर हम चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, यानी इसको हम यूँ भी बना सकते हैं। यानी पहला जो बार है उसको हम यूँ दिखा दें, दूसरा यूँ दिखा दें, ये तीसरा, और एंड सो ऑन। तो वर्टिकली भी बनाया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी बनाया जा सकता है। एक एक्सिस पर स्केल होगा, दूसरे एक्सिस पर लेबल्स होंगे। सिंपल बार चार्ट बनाते हैं हम किसके लिए, जब हमने किसी एक वेरिएबल को दिखाना हो, एक वेरिएबल के अंदर चेंज को दिखाना हो। ठीक हो गया जी बेटा। एक एक्सिस पर लेबल्स हैं, दूसरे एक्सिस पर स्केल है। जैसे हमने जब ये वर्टिकल बनाया ये वाला, तो इसमें एक्स एक्सिस पर आपको लेबल्स मिल रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के ऊपर आपको स्केल मिल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा दूसरा हमारे पास केस है मल्टीपल बार चार्ट का। मल्टीपल बार चार्ट हम बनाते हैं जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाना हो। 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाना हो तो हम बनाते हैं मल्टीपल बार चार्ट। कैसे, ये देखें बेटा, ये आपके सामने एक डाटा है। कहाँ का है जी, कनाडा की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा है। वैल्यूज़ हमने कैसे उठाई हैं, इन डॉलर्स उठाई हैं। कहाँ से कहाँ तक का है, 91 से लेके 95 तक का है। इसके लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, मल्टीपल बार चार्ट बनाने जा रहे हैं। अब कुछ बातें इन सब में कॉमन है, क्या कि क्योंकि सिंपल बार चार्ट हो, मल्टीपल हो या कंपोनेंट हो, एक एक्सिस पर स्केल होगा, दूसरे एक्सिस पर लेबल्स होंगे, ये कॉमन है। दूसरी बात, ये वर्टिकली भी बनाए जा सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली भी बनाए जा सकते हैं, ये भी कॉमन है। अब फ़र्क कहाँ से आना शुरू होगा, फ़र्क आना शुरू होगा कि यहाँ पर हम वो एक वेरिएबल के लिए था, ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंपेयर करके लिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिखा रहे हैं। तो अब ये देखें 1991 के अंदर, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का डाटा है, 91 में भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, ईयर वाइज 2 वेरिएबल्स का। तो हर ईयर पर हमने 2 बार्स बनाए। एक बार जो है वो किसके लिए है, इंपोर्ट के लिए, और दूसरा बार किसके लिए है, वो एक्सपोर्ट के लिए है। तो अब यहाँ पे चूँकि 2 चीज़ें आ गई हैं तो उनको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पर बना दी है की। ये की क्या काम करती है, ये हमें गाइड करेगी कि भाई कौन सा बार इंपोर्ट का है और कौन सा बार एक्सपोर्ट का है। तो उसने कहा ये जो येलो कलर में है ये इंपोर्ट है और जो लाइट ग्रीन कलर में है ये आपका एक्सपोर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपके पास लेबल्स हैं, यहाँ आपके पास स्केल है। अच्छा, अब आप इस डाटा पे अगर एक नज़र डालें तो एक चीज़ आप फोकस करेंगे, इंपोर्ट आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप कहें तो आपको एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर लेंगे कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। देखो, तो डायग्राम्स क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने ऐसे खोल के रख देती हैं। आपको किसी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ज़रूरत, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। पिक्चर्स आपके सामने सारी सिचुएशन रख देती हैं। तो यहाँ देखें, एक नज़र डालते ही आपको पता चल रहा था, अगर कोई मिसाल के तौर पर आपका बंदा कहता है देखें जी सर हमने तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लिया, तो वो कहेंगे भाई इंपोर्ट्स भी तो बढ़ रही हैं। तो कहते नहीं जी हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं। तो आपने कहा देखो, ये देखो सामने उसके लिए चेक कर लो। मतलब किसी साइंस की नहीं ज़रूरत नहीं, किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, देखते ही आपको पता चल रहा है कि भाई इनका गैप बराबर है।
इसका मतलब है जिस रेशो से आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बढ़ रही है उतनी से इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, दोनों का जो गैप है वो बराबर चल रहा है। समझ में आ रही बात? ये चीज़ें होती हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट हम बनाते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाना हो। बाकी चीज़ें कॉमन हैं जैसे सिंपल बार चार्ट के लिए। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा शो करना हो तो हम ये 3 मरतबा बनाएं। सॉरी, जैसे हमें ज़्यादा अगर आपका मतलब है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो फिर हाँ उसके लिए 91 के लिए भी 3 बार बनेंगे, 92 के लिए भी बनेंगे एंड सो ऑन। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर आ जाए कंपोनेंट बार चार्ट में। कंपोनेंट बार चार्ट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर इसको हम क्या, इसका एक और नाम भी दिया है, सब डिवाइडेड बार चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट। कहता है इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन विच टोटल वैल्यू इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखें सिचुएशन ये है कि इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें इस डाटा पे अगर एक नज़र डालें तो आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं ना, वीट, बार्ले, ओट्स। इन 3 वेरिएबल्स को आपने दिखाना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हैं, बन सकता है। अच्छा, मल्टीपल बार चार्ट जब बनाने जाएंगे तो आपको 1991 के लिए कितने बार्स बनाने पड़ेंगे? एक वीट के लिए, एक बार्ले के लिए, एक ओट्स के लिए, 3 बन जाएंगे। कितने साल का डाटा है? 4 साल का डाटा है। तो 4 साल के डाटा को दिखाने के लिए आपको टोटल कितने बार्स बनाने पड़ेंगे? मतलब 12 हो जाएंगे ना। एक साल के 3, 2 साल के 6, 9, यानी सिर्फ 4 साल का डाटा दिखाने के लिए आपको 12 बार्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम डायग्राम्स बनाते हैं इसलिए कि चीज़ों को सिंपल करें, ना कि कॉम्प्लिकेट कर दें। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि भाई मल्टीपल मत बनाओ, यहाँ पर कंपोनेंट बना दो। अच्छा, कंपोनेंट बार चार्ट देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंपल बार चार्ट है। यानी हम क्या करेंगे, 1991 का एक ही बार बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी होगी, और इस 79 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, वीट, बार्ले, ओट। कैसे, ये देखें। तो अब डायग्राम सिंपल हो गई। तो 1991 का हमने एक ही बार बनाया जिसकी हाइट हमने बना दी टोटल से, और इस टोटल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? वीट, बार्ले, ओट्स। इसी तरह 92 के लिए 81 की टोटल हाइट होगी 43, 14 एंड 24। ये देख लें। अच्छा, अब मसला ये है कि अगेन हर बार के अंदर 3 अलग अलग चीज़ें हमने दिखानी है, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो हमने क्या किया जी, अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे ज़रा 1 मिनट दोगे, मैं ज़रा यहाँ पे उससे डिस्कस कर लूँ, फिर टाइम आपको बता दूँ। बस 2-3 मिनट दे दो। फाइव मिस्ड कॉल्स। अच्छा, 91 के लिए आपका टोटल बन गया 79, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओट्स, बार्ले और वीट। और उसके बाद आप चाहें तो कलर दे सकते हैं यहाँ पर, चाहें तो कोई और ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं जिससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, बस और कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखें, अब हमारी जो डायग्राम है वो कंपैरेटिवली सिंपल हो गई है। अब कुछ चीज़ें यहाँ भी कॉमन हैं जो पहले थी, यानी ये वर्टिकल भी बन सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है। अच्छा, उसके बाद और देखें, जितने भी बार बनाए हैं उन सब की विड्थ सेम है, हाइट डिफरेंट है, इनके दरमियान जो गैप है सेम है। तो बाकी वो चीज़ें कॉमन है। सिंपल हम यूज़ करते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, मल्टीपल यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाने के लिए, और कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो पिक्चर को ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी हम टोटल को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो डायग्राम हमारी सिंपल हो जाती है। अच्छा बेटा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा दिनेश भाई से मिल के आया, मैं अभी यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मुझे यहाँ तक बेटा क्लियर है ये चीज़? ओके। अच्छा, कंपोनेंट बार चार्ट के बाद हमारे पास है बेटा पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट क्या है? वो अपने नाम से आपको बताता है कि ये ऐसी डायग्राम है जो ऐसे सर्कुलर डायग्राम है।
सर्कल की शेप में होगी। अच्छा, इसमें अब जब आपने एंगल्स के फॉर्म में दिखाना है डाटा को, तो फिर जाहिर है कि आपके पास एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास? ये है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये आपके सामने बेटा एक डाटा है। इस डाटा के लिए जल्दी से ज़रा मुझे एंगल कैलकुलेट करके दे दें। ये वैल्यूज़ हैं, ये इसका टोटल है। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा बेटा? 600 पार्ट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल 1500 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 360। बोलो बेटा पहला एंगल क्या आएगा? जी बेटा, पहला आपने कहा 144। ओके, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 इज़ 24। ओके, ये है जी 400 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 इज़ 96। ये सेम आ जाएगा 24। ये 300 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 72। तो एंगल्स का जो बेटा टोटल है ना वो आना चाहिए 360। एंगल्स का टोटल क्या आना चाहिए? 360। इसका मतलब है कि आपने सही वैल्यूज बनाई है। सही है बेटा। हाँ, प्लस करें तो 360 हो जाना चाहिए। ये देख, ये आपके साथ इनका टोटल कर लेना। ये जो एंगल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, इन एंगल्स का टोटल जो है वो 360 होना चाहिए। कर सकते, हाँ बना सकते हैं। यानी एक ही चीज़ को आप डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अच्छा बेटा, ये सब क्या था मेरा बच्चा? इसमें यह है कि दो तीन चीज़ों का आपको जहन में रखना है, और वो ये है कि एक तो आपको ये एंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन इसकी वो आपसे पूछ सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आप एंगल बना रहे होते हैं तो नॉर्मली एंगल आप किस तरह से बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। ठीक हो गया? ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगेन हमने यहाँ पर इसकी की भी बना दी है। अब ये है आपके पास फूड, ये है क्लॉथिंग, ये है बेटा हाउस रेंट, ये है फ्यूल, और ये है मिसलिनियस। ये साथ में उसकी की बनी हुई है। ठीक हो गया बेटा? चलिए, अब इसके बाद ये सब कुछ क्या था? वन डायमेंशनल डायग्राम्स थी, वन डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, और अब हम जो आ गए हैं किस पे? हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम कहलाता है बेटा टू डायमेंशनल डायग्राम। टू डायमेंशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों एक्सिस पर स्केल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एरिया डायग्राम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी स्केल है, वाई एक्सिस पर भी स्केल है। और दूसरी बात, आप लोगों को याद होगा पहले ही लेक्चर में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को,
तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का जब डिफरेंस हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने कहा था कि भाई डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कनेक्टेड पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स, अगर आपको याद हो, तो वहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने हिस्टोग्राम बना के दिखाया था कनेक्टेड पॉइंट्स में। तो इसलिए देखें यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि हिस्टोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। तो हिस्टोग्राम हम बनाते हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए नॉर्मली। अच्छा, आप देखें ये उसने आपके सामने एक एग्जांपल दी है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हमने ये चीज़ें बनानी नहीं होती, लेकिन क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है इसलिए हम एक हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। और कौन से डाटा के लिए बनाने जा रहे हैं, उसी डाटा के लिए बनाने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं और वो हमारे पास ऊपर था। जी वालेकुम सलाम। जी दिनेश, बस 11 से 12:30 कर लो। नहीं वो नहीं, फिर ये वो छोड़ दो, ये वाली कर लो। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। और अल्लाह हाफ़िज़। ये वाला डाटा बेटा, ये हमने यूज़ किया था ना, सॉरी ये वाला, इसमें दो चीज़ें थी ना, ये दो चीज़ें, ये हमने बनाया था ना। इसी डाटा से अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये देखो बेटा, हमारे पास डाटा था मार्क्स का डाटा था ना ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हिस्टोग्राम बनता है किससे, क्लास बाउंड्रीज से। ठीक है, तो मेरे पास क्लास बाउंड्री है 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5। ये आपने मेरे साथ साथ बना लेना है। फोर्टी 49.5 टू 59.5, 69.5 एंड 69.5 टू 79.5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा, 2, 4, 7, 10, 16, 8 और 3। अच्छा, अब हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज को ले लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ओके, ये देखो बेटा, अच्छा देखें क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, 9.5 से, और कहाँ तक जा रही हैं, 79.5 तक। तो बेटा इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 और 79.5। अच्छा, वाई एक्सिस पर देखें तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 16। तो 16 को सामने रखकर वाई एक्सिस को स्केल कर लूँगा मैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल्स बनाने। ठीक है, पहला रेक्टेंगल बनेगा 9.5 से लेकर 19.5 तक, और उसकी हाइट कितनी होगी बेटा, 2 होगी। ये देखें बेटा, दूसरा है 19.5 से 29.5, और उसकी हाइट कितनी है बेटा, 4। फिर 29.5 से 39.5, और उसकी हाइट है 7। उसके बाद है 49.5 तक और 10। फिर है बेटा
16, उसके बाद है बेटा 8, और फिर है 3, ये मेरे सामने हिस्टोग्राम बन के आ गया बेटा। ठीक है, ले जी ये आ गया है जी हिस्टोग्राम। अच्छा, अब इस हिस्टोग्राम से जो चीज़ मुझे आपको बतानी है, समझानी है, वो ज़रा देख लेते हैं। इस हिस्टोग्राम से हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे मिलेगा? सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिड पॉइंट्स ढूंढूंगा। 9.5 और 19.5 का मिड पॉइंट क्या बनेगा बेटा? 14.5। फिर 19.5 और 29.5 का बनेगा 24.5। तो इन दोनों के दरमियान में आएगा, लेकिन मैं उसको मार्क कहाँ पे करूँगा? टॉप साइड पर। फिर 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 और 74.5 मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन मार्क कहाँ पे किया? रेक्टेंगल की टॉप साइड पर। और अब इन मिड पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। किससे? स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो मेरे सामने डायग्राम आई है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हम बनाते हैं फ्री हैंड से, यानी इन पॉइंट्स को मुझे अब ज्वाइन करना है फ्री हैंड से। एक तो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, लेकिन अगर मैं फ्री हैंड से बनाऊं तो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व। और स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं तो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा ये देखें, इसके लिए मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर से बन रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। पहले क्या मिला मुझे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अब मुझे क्या मिला? फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व मुझे क्या देते हैं, क्या बताते हैं मुझे? शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब मैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाता हूँ या जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाता हूँ, इससे मुझे क्या मिलता है बेटा? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में मुझे पता चलता है। जाग रहे हो? किसके बारे में पता चलता है? शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? अच्छा, अब आप देखो बेटा, एक बार फोटो लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लें। अब देखें बेटा, ये देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व क्या चीज़ है।
कहता है फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम विद अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड से जब मिलाएं तो क्या कहलाएगा? कहता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी दोनों में क्या फ़र्क है? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स विद अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन यूजिंग अ स्मूथ फ्री हैंड लाइन। कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंड आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा। जब आपने दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स को कंपेयर करना हो तो हिस्टोग्राम के थ्रू नहीं कर सकते, किसके थ्रू करते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू करते हैं। अच्छा अब देखें बेटा, ये हमारे सामने क्या बना हुआ है? एक हिस्टोग्राम है, ये एक हिस्टोग्राम है। अब इस हिस्टोग्राम से हम क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी कर्व, और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व से इसकी शेप का आइडिया लेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा? हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं मिड पॉइंट्स। ये देखें, और फिर इन मिड पॉइंट्स को हम ऐसे फ्री हैंड से मिला देते हैं। तो हमारे पास कौन सी शेप आ रही है बेटा? इसको हम कहते हैं यू शेप्ड है, ऐसे बन रही है ना, यू शेप। अच्छा अब यू शेप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें आप नोटिस करें। आप ये देखें बेटा, ये जो पहला रेक्टेंगल है ये वाला, और जो लास्ट रेक्टेंगल है, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और जो सेंटर में है उसकी हाइट सबसे कम है। तो अब हाइट जो ज़्यादा होती है वो फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हाइट ज़्यादा आएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हाइट। इसका मतलब है ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके सेंटर में फ्रीक्वेंसी कम है और जिसके एक्सट्रीम में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द एक्सट्रीम्स और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट द सेंटर। यानी यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोई आपसे कहे कि भाई ये कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम कहेंगे कि ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है एक्सट्रीम्स पर और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है सेंटर पर, इसलिए इसकी शेप यू शेप बनती है। मतलब वो थोड़ा सा है ना, जरा छोटा है ना, 2-4 डाटा पे ना, वैसे यू शेप बन जाती है। अच्छा इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो दूसरी शेप है वो कौन सी है बेटा? इसको क्या लिखा हुआ है हमने? बेल शेप। कैसे बनेगी ये देखें, यहाँ पर हम ये देखें, ये मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करना शुरू करें। ये देखें बेटा, ये देखो बेटा, इसी तरह यहाँ भी आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? बेल शेप्ड, या फिर इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है। अच्छा अब सिमेट्रिकल या जो बेल शेप होती है ये यू शेप्ड का बिल्कुल अपोजिट होती है। वहां पर अगर आप चेक करें तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही थी कॉर्नर में और मिनिमम मिल रही थी सेंटर में। यहाँ पे उसका बिल्कुल अपोजिट है, मैक्सिमम मिल रही है सेंटर में और मिनिमम मिल रही है कॉर्नर्स में। तो इसलिए ये बेल शेप बन रही है और इसको हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं, बेल शेप भी कहते हैं, सिमेट्रिकल भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है नॉर्मल। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली बेल शेप वाली, कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, आगे जाकर जो हम पढ़ेंगे इसी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा स्टैटिस्टिक्स का एक मसला ये है कि स्टैटिस्टिक्स में ना ऐसा नहीं है कि जंप्स नहीं मिल सकते हमें, यानी ऐसा नहीं है कि हमने आज ये पहला चैप्टर पढ़ लिया फिर हम तीसरा उठा लें फिर पांचवा उठा लें। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर ना चीज़ें कनेक्टेड हैं। हमने जो पहले चैप्टर में आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जब आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो यही चीज़ें वहाँ पे हमारे सामने बार बार आ रही होंगी, तो यहाँ समझ में आएंगी तो वहाँ भी समझ में आएंगी। ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशंस की शेप हम यहाँ पे समझ रहे हैं और यही शेप वहाँ पर लेकर हम आगे काम करेंगे। तो बेल शेप समझ में आया बेटा?
ये है बेटा यूनिफॉर्म। ये कौन सी है बेटा? बिल्कुल आपको बराबर ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये क्या नजर आ रहा है आपको? नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। स्क्यूड का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। अगर कोई चीज सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर वो क्या है? वो स्क्यूड है। अच्छा, स्क्यूड है तो फिर ये देखें, अगर तो आपको ये जो पहले वाली है इसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में आपको लेफ्ट टेल लॉन्गर मिलेगी और राइट टेल शॉर्टर मिलेगी। ये देखें, ये कुछ इस टाइप की मिल रही है। लेफ्ट टेल लॉन्गर है, राइट टेल शॉर्टर है। पॉजिटिवली स्क्यूड में राइट टेल लॉन्गर है और लेफ्ट टेल शॉर्टर है। और अगर दोनों टेल्स बराबर हो तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। दोनों टेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। ये अलग है ना बेटा, ये इस तरीके से, ये अलग है, वो अलग है, ये दो अलग अलग है। नहीं, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं है लिखा हुआ, ये है ही नहीं कुछ। इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? लेफ्ट टेल लॉन्गर मिल रही है, राइट टेल शॉर्टर है, लेफ्ट टेल लॉन्गर मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर राइट टेल लॉन्गर मिल रही है और लेफ्ट शॉर्टर तो फिर उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये क्लास पे हूँ, एंड कर रहा हूँ यार। वो मुझे ना बाइक भी नहीं है, अब बाइक को लैशेस लेने जाना है, क्लाइंट बैठेंगे, नेचुरल लैशेस मंगानी है, गाड़ी में मंगा लूँ। कहाँ भेजोगे? डेला वाला पे। भेज, मंगवा लो, क्या करो। ओके ओके, ठीक है बेटा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको अलग बना के दिखाता हूँ, रुके, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास एक डेटा है, क्लास को इसी मार्किंग में आप मुझे सेंड कर देंगे? सॉरी, इसी मार्किंग में सेंड कर देंगे आप? मतलब ये जो मैंने काम किया? जी हाँ कर दूँगा, मैंने तो थोड़ा सा ही किया, बाकी ज़्यादा तो उधर किया, लेकिन मैं भेज दूँगा, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अब देखें बेटा, क्या दोनों टेल्स एक जैसी हैं? तो राइट टेल लॉन्गर है ना, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर इसके अपोजिट देखेंगे तो आपको लेफ्ट टेल लॉन्गर मिलेगी, राइट शॉर्टर मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिवली स्क्यूड। तो हमारे सामने कितनी शेप्स आई बेटा? वेरी गुड। 3, 2, 3, 4, 5। हाँ, इसी वाली। सबसे पहले हमने देखा यू शेप, फिर हमने देखी बेल शेप, फिर यूनिफॉर्म, फिर देखी यूनिफॉर्म, फिर पॉजिटिवली स्क्यूड, फिर नेगेटिवली स्क्यूड। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो पड़ेगा सिमेट्रिकल से, पॉजिटिवली स्क्यूड से और नेगेटिवली स्क्यूड से। बाकियों से भी बहुत कम पड़ता है, लेकिन बहुत कम, इनसे ज़्यादा पड़ता है। ये ज़्यादा जो हमारे यूज़ में आती हैं। कौन कौन सी? सिमेट्रिकल, जिसको हम कहते हैं बेल शेप, और बाकी दो कौन सी हैं? एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिव। ठीक है मेरा बेटा, चलें। लास्ट लाइन लॉन्ग और राइट टेल राइट साइड है ना? जी जी बेटा, ये देखें ना, राइट टेल, ये देखें, और राइट टेल शॉर्ट। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। हाँ हाँ लिखो 0300
96308588। आप ग्रुप में है ना आप लोग, या भी नहीं है? एक ग्रुप है तो सही। आप लोगों ने अभी वो कंफर्म नहीं किया होगा ना, तो इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया होगा शायद, में आई डोंट नो। हैं? बात नहीं की मुझसे। करो ना जाके बात, क्यों नहीं करते बात तुम्हें? एग्जैक्ट सेम में मिल रहा है। हैं? इसी मार्किंग के साथ मिलेगा ना सर, वरना दूसरा पीडीएफ तो है मेरे पास, ये मार्किंग अलग है जो आपने भी कराई ना हमें समझाने के लिए। अच्छा, मतलब जो मैंने अपने हाथ से लिखा, हाँ तो ये तो दे दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आप लोगों के लिए है, आप लोग लीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर, आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ अभी किए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। शायद मेरे को एक काम लगा रिकॉर्डिंग भेजने को, वो भी गलत भेजी है। अच्छा क्लास एंड कर लूँ ना इनकी? कर लेंगे। शुक्र है आज आपने रिकॉर्डिंग को दी।